गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। दैट इज पोटेंशियोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर नो डाउट एक बड़ा ही यूजफुल डिवाइस हम लोगों के पास है, जिसे हम लोगों को फिजिक्स लैब में बहुत ज्यादा यूज करना होता है। कुछ चीजें मैं पहले डिस्कस करना चाहूंगा पोटेंशियोमीटर से, नीड ऑफ पोटेंशियोमीटर को लेकर के बड़े मजेदार से कॉन्सेप्ट्स हैं। मान लीजिए मेरे पास में कोई ये एक सेल है। अब इस सेल का ईएमएफ मेरे को फाइंड आउट करना है। नो डाउट ईएमएफ इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस तब है जब यहां पे रेसिस्टेंस इंफिनिटी है, यानी ये मेरा सर्किट जो है वो एक तरह से ओपन है। अब बच्चों, अगर मैं इनसे एक आइडियल वोल्ट मीटर भी लगा देता हूं, क्या करने के लिए? यहां पे ईएमएफ को मेजर करने के लिए। तो इस आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस भी फाइनाइट रेसिस्टेंस होगा, जीरो तो हो ही, सॉरी इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता। अल्टीमेटली इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और ये जो ईएमएफ का कॉन्सेप्ट था ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगेन मैं इसका ईएमएफ विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर मेजर कर ही नहीं सकता। सेम थिंग। अब इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास में दो सेल है, इन दो सेल का ईएमएफ मेरे को कंपेयर करना है। पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल डिफरेंस नहीं, क्या ईएमएफ मेरे को कंपेयर करना है। तो फिर वही प्रॉब्लम आती है। तो बच्चे, अगर मैं पोटेंशियल मीटर को हटा दूं, यानी पोटेंशियल मीटर के बारे में ना पढ़ूं, तो मैं किसी भी सेल का ईएमएफ ना तो कंपेयर कर सकता, ना तो मैं मेजर कर सकता। कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट्स द अदर थिंग। कैलकुलेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम लोग मेजर करने की बात करते हैं वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल दूसरा यूज हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, या कहें तीसरा। पहला हमने ईएमएफ फाइंड कर लिया, दूसरा हमने ईएमएफ कंपेयर कर लिया, तीसरा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच या दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यानी सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको मैंने स्मॉल आर से नोट किया था, वो मुझे मेजर करना है। अब बच्चे, बिना सेल के अंदर जाए, बिना यहां कोई इंस्ट्रूमेंट लगाए, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए भी मुझे जरूरत होगी किसकी? पोटेंशियोमीटर की। तो बच्चों, तीन एक्सपेरिमेंट हमारे यहां है पोटेंशियोमीटर को लेकर के फिजिक्स की लैब में। कौन कौन से हैं? टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल हियर, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, टू मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये तो तीन बातें हो गई जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं। अगर मैं ये सर्किट लगाना सीख लेता हूं तो मेरी एक्टिविटी भी हो जाती है कि कुछ फिजिक्स के एपरेटस को लेकर के सर्किट मेरे को लगाना आ गया, वो एक एक्टिविटी भी हो गई। दूसरा, जैसा मैंने बिगिनिंग में आपको बताया था शुरुआत में ही, कि भाई हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट है। इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट भी हम लोग यहाँ पे सेल्स को लेकर के, इंटरनल रेजिस्टेंस को लेकर के बात कर सकते हैं। तीसरा, जो प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, मेरे पास डिफरेंट कंपनियों के सेल है। इट मे बी ड्यूरासेल, और इट मे बी क्या नोबिनो, इट मे बी व्हाटएवर, सो ऑरपैट, कई सारे सेल हैं। और मैं ये कंपेयर करना चाहता हूं फिजिक्स पढ़ने के बाद, ऑब्वियस है कि भैया इनमें वैल्यू फॉर मनी कौन सा है। एक सेल 10 रुपए का आ रहा है, एक 30 रुपए का आ रहा है, एक 12 रुपए का आ रहा है। नए सेल में पुराने सेल में अंतर क्या है? तो ये सारी की सारी मैं एक प्रोजेक्ट बना सकता हूं जो मेरे फाइनल एग्जाम में भी काम आएगा, और कहीं ना कहीं मैं एक मार्केट की रिसर्च भी कर लूंगा कि कौन सी कंपनी का सेल सबसे बढ़िया होता है। फिर मैं उसके बेसिस पे आगे सेल परचेज करूंगा। तो बच्चे, मैं डिफरेंट कंपनियों के सेल लूंगा और उनके इंटरनल रेसिस्टेंसेस को कंपेयर करूंगा। जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा सेल माना जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। दूसरा, मान लीजिए सेल पुराना हो गया। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने से ही पता लग जाता है कि सेल अब यूज हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन मान लीजिए सेल पुराना हो गया, रखे रखे खराब हो गया, या आप नया सेल मार्केट से परचेज करके आए और वो घर आके काम नहीं कर रहा, तो हम लोग उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके ये पता कर सकते हैं कि वो वाकई काम क्यों नहीं कर रहा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि उसका इलेक्ट्रोलाइट खराब हो गया,
उसमें लोकल रिएक्शंस हो गई हैं या व्हाटएवर हो। तो बच्चों ये कुछ यूटिलिटी थी जो पोटेंशियोमीटर की हैं। अब ये तो था प्रैक्टिकल सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन एग्जामिनेशन में जो आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है वो अब हम लोग यहाँ सीखने जा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन में भी 3-4 क्वेश्चन यहाँ पोटेंशियोमीटर के ऊपर बनते हैं और एक क्वेश्चन अगेन आने की प्रोबेबिलिटी पूरी है स्टूडेंट्स। देखिए या तो पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन आता है या तो मीटर ब्रिज के ऊपर आता है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो 100% आना है। 2-3 क्वेश्चन हमारे पोटेंशियोमीटर में बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन मीटर ब्रिज में बनते हैं। अल्टीमेटली अगर हमें 6-7 क्वेश्चन तैयार करना है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% तैयार हमारा हो जाता है। तो बच्चों अब मैं पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करना चाहूंगा। बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, कैसे बनाते हैं, क्या है ये जरा देखें। पोटेंशियोमीटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो है हमारा कंपैरिजन मेथड पे है। ये एक्चुअल में कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, किसी सर्किट से कोई करंट ये नहीं लेगा, इसलिए ये हमारे लिए कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा है। मैं यहां सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन जैसा मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है इसी पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए ये आप लोगों का यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस वायर है जिसका अल्फा नियर अबाउट 0 है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर इसके रेसिस्टेंस में कुछ खास फर्क नहीं आएगा, जिसे मैं स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस वायर के नाम से भी जानता हूं। इट मे बी मैग्नेट और मे बी कॉन्स्टेंट। नॉर्मली ये 100 सेंटीमीटर के वायर्स लगे होते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो 5 वायर्स लगे हुए हैं। इट मे बी 4 और इट मे बी 5 और इट मे बी 10 व्हाटएवर। ये बच्चों देखो यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप है, इसलिए लगाते हैं कि इसका रेसिस्टेंस कम से कम हो। ये भी यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप है, जस्ट लाइक ये भी कॉपर की स्ट्रिप है, ये कनेक्शंस के लिए। इस वायर को मैं एज ए होल खूब लंबा भी ले सकता था, लेकिन लैब में मैं इसको यूज कैसे करता, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से घुमाया हुआ है। नीचे यहां स्केल लगा रखा है, इस स्केल की हेल्प से हम लोग लेंथ मेजर करने का काम करेंगे डियर स्टूडेंट्स। बात करते हैं इसमें सर्किट की। तो देखिए टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में ये मैंने एक एक्सटर्नल सर्किट अप्लाई किया हुआ है, इसको मैं ड्राइवर सर्किट कहता हूं। क्या कहता हूं? ड्राइवर सर्किट। ड्राइवर सर्किट में नॉर्मली एक बैटरी होती है, एक की होती है और एक मेरा वेरिएबल रेसिस्टेंस यानी कि रिहोस्टेट होता है। ठीक है, अब रिहोस्टेट कैसे होता है ये बात भी मैं अभी सीख सकता हूं, बड़े काम की चीज है। लैब में तो आपको देखनी ही है और जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे तब तो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी भी मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ आपको करना चाहूंगा कि रिहोस्टेट का यूज जो है हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। देखो बच्चे ये है हम लोगों का रिहोस्टेट। अब इस रिहोस्टेट की मैं बात करता हूं तो ये जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में ये पोर्सलिन का बना हुआ है, जो व्हाइट है, इंसुलेटर है प्योरली, इट मे बी बैकेलाइट। इस पे एक मेरे पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया और अल्फा 0 या लिटिल अल्फा वाला कोई वायर है जिसको मैंने वाउंड अप किया हुआ है। इसके 3 टर्मिनल हैं, एक ये नीचे टर्मिनल दिख रहा है, दूसरा टर्मिनल ये हम लोगों को दिख रहा है, ये दोनों टर्मिनल आपको दिख गए होंगे। तीसरा टर्मिनल ये है, ये वाला टर्मिनल है जो यहां से मेरे को कनेक्शन देता है। अगर मैं नीचे वाले दोनों टर्मिनल ये वाले यूज करता हूं तो ये फिक्स रेसिस्टेंस है। कितना है ये इसके ऊपर लिखा होता है, इस पर लिखा है 300 ओम। ठीक है, अगर मैं एक नीचे वाला टर्मिनल यूज करता हूं और एक ये ऊपर वाला टर्मिनल यूज करता हूं तो इसको स्लाइड करके जो वायर की लेंथ है इसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूं। देखिए लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, ये तो दोनों टर्मिनल है, इनके बीच में रेसिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी दोनों यूज कर सकता हूं। अगर मान लीजिए ये मेरा टर्मिनल खराब हो गया है, किसी भी कारण से मेरा वायर लेंथ छोटा पड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों टर्मिनल्स को यूज कर लेता हूं और जब मैं इसको आगे ऐसे ले जाऊंगा तो अब वायर की लेंथ बढ़ेगी और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में रेसिस्टेंस मेरा बढ़ता चला जाएगा। तो रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए मैं ये रिहोस्टेट यूज करता हूं। तो यहां मैंने एज वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज किया हुआ है। अब जब फिजिक्स लैब में आप जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है रिहोस्टेट लगाएं, अगर ये आपके पास में वेरिएबल बैटरी है तो आप वेरिएबल बैटरी से भी पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका प्राइमरी सर्किट हो गया। ये मेरा सेकेंडरी सर्किट है। इस सेकेंडरी सर्किट में यहां पे मैं वोल्ट मीटर लगाता हूं या यहां पे एक सेल लगाता हूं या व्हाटएवर, सो मैं 2 सेल लगाता हूं, जैसे जरूरत होती है वैसे मैं यूज करता हूं। ये मेरे पास जॉकी है, जॉकी बोले तो स्लाइड वायर की। इस पूरे अरेंजमेंट को मैं स्लाइड वायर ब्रिज भी कहता हूं।
क्योंकि इसके ऊपर इस वायर को मैं स्लाइड करके कहीं भी लगा सकता हूं। तो बच्चों जहां मेरा ये कॉमन टर्मिनल होता है, ये कॉमन टर्मिनल देखिए, जो मेरा प्राइमरी सर्किट था इसका और जो सेकेंडरी सर्किट है इसका, दोनों का वायर यहां पे लगा हुआ है, तो इसे बोलता हूं मैं कॉमन टर्मिनल। तो लेंथ हमेशा मैं इस कॉमन टर्मिनल से मेजर करूंगा। इट में भी कोई बच्चा इसको बना लेता है कॉमन टर्मिनल, तो फिर नीचे से लेंथ मेरी मेजर होगी। यानी ये कॉमन टर्मिनल है तो यहां मेरा 0 होगा। 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, देखिए यहाँ पे आके ये 100 सेंटीमीटर हो गया, फिर ये मेरे यहाँ पे आके जाते 200 हो गया, यहाँ पे भी 200 ही रहेगा क्योंकि ये जो थिक कॉपर स्ट्रिप है, नो डाउट इसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो मैं इसको लेंथ में कहीं काउंट ही नहीं करता। फिर ये 200 से लेकर के ये 300 आ गया, और ये यहाँ पे 300 है तो नीचे भी ये 300 ही होगा। तो लेंथ मेजर के बारे में बात आ गई। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि भैया पोटेंशियोमीटर बना कैसे होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की। तो देखिए प्रिंसिपल क्या है ये भी मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर एग्जाम में कैसे लिखना है, दैट्स अ वेरी सिंपल एस्पेक्ट। एग्जाम में कैसे लिखना है ये बात जानने के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो तो हमने यहाँ लिख ही रखा है नोट्स की फॉर्म में, बिल्कुल आइडियल है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता मेरी नजर में। तो आप जो इसी लैंग्वेज को सीधे सीधे लिख के आ सकते हैं अपने एग्जाम में, लेकिन मुझे समझ में आ जाना चाहिए। देखिए प्रिंसिपल को मैं कुछ ऐसे समझता हूं, मान लीजिए ये मेरे पास बैटरी है 6 वोल्ट की, सीधा सीधा सा मतलब ये हो गया कि यहां पे एक कंडक्टिंग वायर है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये 6 वोल्ट पे हो गया टर्मिनल ये वाला। अब नीचे मैं ये मानता हूं कि ये लगा ही नहीं है, सीधे सीधे मैंने ऐसे लगा रखा है, तो ये वाला मेरा 0 पोटेंशियल पे था, तो ये भी पॉइंट मेरा 0 पे हो गया। अब देखो बच्चे, मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां से 0 से बढ़ते 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 ये बढ़ते बढ़ते पोटेंशियल यहां पे जाके 6 वोल्ट हो रहा है, या मैं उल्टा कह सकता हूं कि ये 6 वोल्ट कम होते 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 कम होते होते मेरा क्या हो रहा है, ये बच्चे 0 पहुंच रहा है। बस यही इसका प्रिंसिपल है। देयर इज ए कंटिन्यूअस फॉल अक्रॉस ए यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस वायर। काहे का कंटिन्यूअस फॉल? पोटेंशियल का। देयर इज ए कंटिन्यूअस पोटेंशियल फॉल और वोल्टेज लॉस अक्रॉस ए यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस वायर, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, जहां तक कंपेरिजन की बात है तो वही व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा आएगा, कंपेरिजन तो हम उसी से करेंगे, 4 रेसिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका थोड़ा ये मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसके प्रिंसिपल में जब हम बात करते हैं तो देखिए यही हमने यहां पे लिखा हुआ है रेड से, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यानी जो वायर की लेंथ है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेरा प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। जैसे यहां पे 6 वोल्ट है तो मान लीजिए यहां पे 5 वोल्ट हो गया, अब यहां भी 5 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि ये तो मेरे पास कॉपर की स्ट्रिप थी। 5 वोल्ट से और कम होते 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 सपोज यहां पे 4 वोल्ट हो गया, अब यहां पे भी 4 वोल्ट होगा, फिर कम होते होते सपोज यहां पे 3 वोल्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मेरी वायर की लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, फॉल होते जा रहा है। तो इसी फॉल को हम लोग अपने यूज में ले आते हैं और यही हमारे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कंपोजिशन, वही स्टैंडर्ड वायर लेना है मैग्नेट का या कांस्टेंट का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, the potential drop across any length of the wire is directly proportional to that length। तो बच्चे ये प्रिंसिपल मैंने लिया और यहां से मैंने लिख दिया पोटेंशियल ड्रॉप के V इक्वल्स टू K इंटू L, या मैंने पहले लिखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने फिर डाल दिया यहां पे क्या, K। तो बच्चे K जो पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं कहता हूं या यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहता हूं, उसको जरा मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूंगा। यहां मैंने आगे पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख भी रखा है, मैं यहीं से कहता हूं V is directly proportional to L, there is a continuous fall in potential across a uniform wire, और इसको मैं लिख दिया V equals to KL। K यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है और K equals to V by L। अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ले जाता हूं तो दैट इज dV ओवर dl। अगर मैं यहां dl को यूनिटी ले लूं तो k जो है मेरा dV के बराबर आ जाएगा, तो मैं यहां से k को डिफाइन भी कर सकता हूं, दैट इज टर्म्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चे ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, दैट इज द क्लियर थिंग हियर, द पोटेंशियल ड्रॉप
पर यूनिट लेंथ, मैंने अभी यहां पे कहा था कि अगर मैं डीएल को यूनिटी ले लूं, मेरा एसआईयू सिस्टम है तो 1 मीटर का वायर ले लूं, सीजीएसयू सिस्टम है तो मैं 1 सेंटीमीटर का वायर ले लूं, तो उसी को मैं क्या कहूंगा, डीएल को यूनिटी लेने पर जो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा उसी को कहूंगा मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो दैट इज द हियर, और ये मैंने यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझाया हुआ है। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो वोल्ट पर मीटर है, यहां से समझ सकते हैं। डीवी मेरा वोल्ट में होगा और नीचे मेरा मीटर है, तो वोल्ट पर मीटर एसआई सिस्टम में पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे। बच्चों ये बिल्कुल एनालॉगस है जो हमने 10th में पढ़ा था, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला फंडा कुछ याद हो तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने पढ़ा था, सेम कांसेप्ट इज दिया। अब प्रैक्टिकली जब हम लोग लैब में जाते हैं तो हम लोग जनरली इसको वोल्ट पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो दे रखा है, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो यू हैव टू कंप्यूट इन वोल्ट पर मीटर। अब देखो बच्चों, ये तो हमने क्या पढ़ लिया, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे सर्किट होते हैं, प्राइमरी सर्किट किसको कहते हैं, सेकेंडरी सर्किट किसको कहते हैं, कॉमन टर्मिनल क्या होता है, ये बातें सारी की सारी सीखने के बाद अब मैं बात करता हूं इसके यूज की। तो बच्चों पहला यूज है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू प्राइमरी सेल्स। पहला एक्सपेरिमेंट है जो मेरे एग्जाम में मेरे से पूछा जाता है। दूसरी तरफ सेम क्वेश्चन हमारा फाइनल एग्जाम में भी बनता है, जो थ्योरेटिकल 70 मार्क्स का पेपर है उसमें भी बनता है। तो सबसे पहले मैं आगे इन सर्किट को ही आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो बच्चों, ये प्राइमरी सर्किट है, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में ये मैंने क्या कर रखा है, पोटेंशियोमीटर को दिखा रखा है। नो डाउट जो पीछे वाला सर्किट था उसमें मैंने थिक प्लेट्स को दिखा रखा था यहाँ पे, यानी ये वाला जो है ये रेसिस्टेंस काउंट नहीं होगा, लेंथ भी काउंट नहीं होगी, ये वाला भी रेसिस्टेंस और लेंथ काउंट नहीं होगी, ये वाला रेसिस्टेंस और लेंथ काउंट नहीं होगी। यहाँ पे एक मीटर स्केल भी लगा होगा, उस मीटर स्केल की हेल्प से हम लोग मेजरमेंट कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, ये टर्मिनल ए हो गया, टर्मिनल बी हो गया। प्राइमरी सर्किट की बात की तो मैंने यहाँ पे एक कोई भी बैटरी लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल मैंने सपोज ऊपर लगा रखा है, नीचे लगा रखा है। ये सर्किट में कंटिन्यूअस करंट फ्लो मुझे नहीं करानी होती, कंटिन्यूअस करंट फ्लो कराऊंगा तो ऑब्वियस है कि मेरी बैटरी डैमेज होगी, एज वेल एज ये वायर हीटअप होगा। वायर हीटअप होगा तो कितना भी मैं स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस ले लो, कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आएंगे। तो पावर लॉसेस को रोकने के लिए, रेसिस्टेंस मेरा वेरी ना करे, इसके लिए मैं यहाँ पे की यूज करता हूँ। जब जरूरत होती है तभी मैं की को ऑन करता हूँ, अदरवाइज तो ऑफ रहने देता हूँ। ए और बी टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल को गवर्न करने के लिए मैं यहाँ पे रियोस्टेट लगाता हूँ, और वो भी एक वेरिएबल रेसिस्टेंस की तरह से रियोस्टेट लगाता हूँ, जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको समझाया था। बच्चों ये प्राइमरी सर्किट हो गया। अब सेकेंडरी सर्किट की मैं बात करता हूं, तो देखिए यहां मुझे कॉमन टर्मिनल बनाना होता है। ए पॉइंट को मैंने कॉमन टर्मिनल बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है कि ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जिन सेल्स का कंपैरिजन मुझे करना है, ये जो सेल 1 है जिसका मैंने ईएमएफ E1 लिखा हुआ है, दूसरे का E2 लिखा है, इनका मेरे को ईएमएफ कंपेयर करना है। तो इस सेल का पॉजिटिव और इस सेल का पॉजिटिव दोनों वायरों को लिया और उसी पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ दिया, तो अब मेरा ये है कॉमन टर्मिनल। कॉमन टर्मिनल, तो बच्चे कॉमन टर्मिनल सबसे पहले बना दिया। फिर हमने ये 2 वे की यूज की हुई है। इस 2 वे की खासियत क्या है, मैंने ऊपर वाला वायर यहां कनेक्ट कर दिया, नीचे वाला यहां कनेक्ट कर दिया। यहां मेरे पास ये जो सिंगल वे की थी वैसे ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बीच में दोनों ज्वाइन है, और इसको मैंने एक रेसिस्टेंस बॉक्स के थ्रू गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। ये मेरे पास ए और बी, स्मॉल ए और बी 2 पॉइंट्स हैं। मैं अगर अपना प्लग इसमें इंसर्ट करूंगा तो ऊपर वाला सर्किट मेरा इफेक्ट में होगा, नीचे वाला मेरा ओपन एंडेड सर्किट होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला होगा, यानी इफेक्ट में नहीं आएगा। जब मैं इस प्लग को यहां से हटाऊंगा और यहां लगा दूंगा तो ऊपर वाला मेरा अनइफेक्टेड हो जाएगा और नीचे वाला मेरा सर्किट काम करना शुरू कर देगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये रेसिस्टेंस बॉक्स जो हमने लगाया ये ऑप्शनल है डियर स्टूडेंट्स। अगर गैल्वेनोमीटर में मेरा ओवर स्केल डिफ्लेक्शन जा रहा है, खराब होने के चांसेस हैं, देन आई विल यूज हियर ए हाई रेसिस्टेंस, अदरवाइज देयर इज नो यूज। ये मेरे पास क्या है, जॉकी है या स्लाइड वायर की है। मैं इस वायर को इस पे पूरे के ऊपर कहीं भी स्लाइड करके टच करा सकता हूं। बेबी यहां मैंने टच करा दिया। लेंथ मेरी जो मेजर होगी वो ऑलवेज कॉमन टर्मिनल से होगी। बच्चे बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, जरा समझिए क्या है। मान लीजिए मैंने E1 सेल को इफेक्ट में लिया, E2 को अभी मैंने ऑफ रखा है, तो E1 को मैं लिख सकता हूं KL1। अब ये K क्या है, K है मेरा ये जो प्राइमरी सर्किट था इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। A और B के बीच में इस सर्किट की वजह से जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच में, दैट इज
डीवी, और इस पूरे वायर की लेंथ इट में बी 500 सेंटीमीटर, में बी 1000 सेंटीमीटर, में बी 400, ये आपने अपने जो लैब है उसमें चेक करना होगा। तो डीवी ओवर डीएल, अब डीएल इस पूरे वायर की, मान लीजिए ये मेरे पास में 1000 सेंटीमीटर है, तो दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल चेंज जो है, सपोज मान लो मैंने इसको भी कह दिया 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट ओवर 1000 सेंटीमीटर, ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये L1 क्या है, मैंने यहां पे क्या किया है, ये जो स्लाइड वायर की है इसको घुमा घुमा करके मान लीजिए यहां पे टच किया, और मैं क्या देखता हूं कि गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट 0 है। मैंने बताया था ये भी हमारा नल डिफ्लेक्शन पे ही काम करता है, कोई करंट, ये जो हमारा सेकेंडरी सर्किट है इसके अंदर से फ्लो नहीं करती। कब नहीं फ्लो करेगी, जब इस सेल के ईएमएफ के बराबर ए से लेकर के, ये मान लीजिए पॉइंट जे है, ए से लेकर के जे तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बराबर हो जाएगा ईएमएफ E1 के, तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। बच्चों, जिन बच्चों ने शुरू से क्लासेस ज्वाइन किए हैं उन सबको पता है कि करंट फ्लो होने के पीछे कॉज सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस। अब मान लीजिए इस टर्मिनल का पोटेंशियल और इस जगह का पोटेंशियल सेम है, तो काहे को करंट फ्लो करेगी, जब करंट फ्लो नहीं करेगी उसी को मैं कहूंगा बैलेंस कंडीशन, और इस पॉइंट को कहूंगा बैलेंस पॉइंट, और बैलेंस पॉइंट पे करंट मेरी कितनी होगी, IG 0 होगी। सीधी सीधी कॉन्सिक्वेंसेस, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बच्चे सेम होगा। जब सेम होगा और मैं इस पोटेंशियल को अगर मेजर कर लूं तो ईएमएफ के बराबर होगा, तो मुझे पता लग गया, ईएमएफ भी पता लग गया, तो दैट इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट। ठीक है, थोड़ा सा सोचेंगे, क्लास को रिवाइंड करके देखेंगे अगर आपको एक बार में समझ में ना आया हो। बाकी मैं अभी दूसरे सेल के लिए बात करूंगा, तो फिर थोड़ा सा और केयरफुली सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए, तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा E1 इक्वल्स टू KL1। के क्या था ये भी मैंने समझा दिया, हालांकि यहां पे के की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया कि के जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या है। क्या dV ओवर 1000 मैंने ये माना है कि इस वायर की लेंथ है। जैसे मैं यहां देखूं 100 सेंटीमीटर के कंसीडर कर लूं, तो 100, 200, 300, 400, तो यहां पे ये 400 है, तो मैं इसको dV ओवर 400 लिख लूंगा बच्चे। dV कितना है, से 5 वोल्ट, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 5 वोल्ट लगाया है सेल की वजह से, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 5 वोल्ट ओवर 400। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है जिसको मैं के कह रहा हूं, ये डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने पहले 1000 वाला लिया था, क्योंकि हम लोग जो लैब में प्रीफर करते हैं वो 1000 वाला ही प्रीफर करते हैं। 1000 वाला ही आपको भी प्रीफर करना चाहिए। क्यों प्रीफर करना चाहिए, आई विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट कमिंग क्लास और मे बी नेक्स्ट टाइम। तो ये बच्चे में समझ में आ गया होगा आपके। तो मैंने यहाँ पे E1 जो है वो KL1 निकाल लिया, मैं बाकी सारा हटा रहा हूं और फिर जो दूसरा सेल है उसके लिए बात कर रहा हूं। तो बच्चों मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा था, E1 इक्वल्स टू KL1। अब मैंने क्या किया बच्चों, ऊपर वाले सर्किट को मैंने एक तरीके से इनफाइनाइट रेसिस्टेंस डाल दिया, यानी कि इसकी को ऑफ रखा, और नीचे वाले इसमें मैंने लगा दिया अपना प्लग। तो अब ये नीचे वाला जो सर्किट है वो मेरा इफेक्ट में आएगा। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, जो काम मैंने ऊपर किया था वही दोबारा से बैलेंसिंग लेंथ निकालूंगा। इट मे बी डिफर, और सपोज ये लेंथ कितनी है, L2 है, जिसपे क्या होगा, यहां से फ्लो होने वाली करंट जो है वो 0 होगी। अगेन किसके लिए, नीचे वाले सेल के लिए। पहले ऊपर वाले सेल के लिए थी, अब नीचे वाले सेल के लिए है। तो मैंने यहां पे लिखना है क्या, E2 इज इक्वल टू KL2। ठीक है, तो दूसरे सेल के लिए मैंने E2 यूज किया। K मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो उतना ही रहेगा जितना पहले केस में था, उसमें कोई चेंज नहीं है। L2 मेरी बैलेंसिंग लेंथ है। बैलेंसिंग लेंथ कहां से लेनी है, बैलेंसिंग लेंथ मेरे को मेजर करनी है कॉमन टर्मिनल से। अब सिंपली मेरे को इनको डिवाइड करना है बच्चे, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि K की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, फिर भी मैंने K को डिफाइन किया था, समझाया था आपको K क्या होता है। तो ये मेरे पास आ गया E1 ओवर E2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2। तो बच्चे दो सेलों के बीच में हम लोगों को कंपैरिजन करना था भैया, लेंथ के टर्म्स में कंपैरिजन आ गया, रेशियो दे दिया, बात खत्म हो गई, हो गया एक्सपेरिमेंट। तो देखो ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं लैब में, वो पहली गलती कॉमन टर्मिनल बनाने में, बच्चों को यही नहीं पता होता किस सेल का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो थोड़ा सा हम लोगों को बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बाकी जिस दिन हम लैब कराएंगे, प्रैक्टिकल सेशन देंगे, उस समय बताएंगे कौन सा सेल कैसे बनता है, क्या होता है। पहली गलती तो ये होती है कॉमन टर्मिनल बनाने पे। दूसरी गलती होती है
लेंथ मेजरमेंट में कॉमन टर्मिनल ए पे बना दिया और लेंथ मेजर कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो निश्चित सी बात है कि हमारे आंसर कभी भी आ ही नहीं सकते। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट था हमारा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, दो सेल का हम लोग कर सकते हैं। अब अगर बात करूं मैं इसके फर्दर यूज की, तो फर्दर यूज में मैं बात करना चाहूंगा डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ। मान लीजिए मेरे पास एक ही सेल है, सपोज ये वाला सर्किट है, ये मेरे पास नीचे वाला है ही नहीं, ये सर्किट ही नहीं है, बस एक ही सर्किट है जी ऊपर वाला। अब मुझे E1 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने पहले ड्रॉबैक बताई कि अगर मैं वोल्ट मीटर लगा देता तो कहीं ना कहीं इससे करंट फ्लो होती तो ईएमएफ का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता। अब मैं इसमें से करंट भी फ्लो नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरे को वही बैलेंसिंग कंडीशन लानी है IG। जब मैं इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कराऊंगा तो ये ईएमएफ ही बना रहेगा। मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं, कैसे कंपेयर कर सकता हूं, अभी लिखा था मैंने E1 इक्वल टू KL1। ठीक है बच्चे, L1 तो मैंने कॉमन टर्मिनल से लेंथ मेजर कर ली, सपोज यहां पे आ रही थी, L1 तो आ गया प्रैक्टिकली। अब E1 मेरे को डिटरमाइन करना है, रह गया K। तो K को अभी 2 मिनट पहले भी डिफाइन कर चुका हूं मैं, K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये dV ओवर dL होता है बच्चे। ये L1 है, ये dL है, दोनों में फर्क है। dV की बात मैं फिर दोबारा से समझाता हूं, A और B के बीच में ये जो मेरा सर्किट है, इस सर्किट से जितना पोटेंशियल मैंने अप्लाई कर रखा है, चाहो तो मैं इसे मल्टीमीटर से भी मेजर करके दे सकता हूं। मान लीजिए 5 वोल्ट अप्लाई कर रखा है। DL की बात करूं तो यहां से लेके और B के बीच में जो भी इफेक्टिव लेंथ है 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर, सिंपली आई मे राइट हियर 400 सेंटीमीटर, या आई मे राइट हियर 5 वोल्ट ओवर 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -2 मीटर। तो बच्चे ये मेरे पास K आ गया। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ K हियर एंड बाई मेजरिंग L1 फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल आई मे कंप्यूट E1। तो इस तरह से मैंने किसी सेल का ईएमएफ भी फाइंड आउट कर दिया। तो ये इसका बच्चे दूसरा यूज था पोटेंशियोमीटर का। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एग्जाम में कैसे लिखना है। देखो बच्चे ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जैसे जैसे समझाया है वैसे वैसे ही लिखा है, कुछ नई बात नहीं लिखी है। मेजर पार्ट हमारा E1 KL1, E2 इक्वल टू KL2, दोनों को डिवाइड किया और ये मेरे पास आ गया। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट। सेकंड जो था डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ, वो आगे देखेंगे हम लोग, हो सकता है आगे दे रखा हो, नहीं भी दे रखा हो, तो आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेरे को क्या करना है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगेन मैं सर्किट पे ही जाऊंगा, मेरे लिए सर्किट ही बहुत ज्यादा यूजफुल है, मैं इसी को डिस्कस करूंगा। तो देखिए बच्चे कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर जाए बिना ही हम लोग निकालेंगे। चलिए, तो पहले मैं एज यूजुअल सर्किट को आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। ये मेरा प्राइमरी सर्किट है जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने ए से कनेक्ट किया हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल को विद द हेल्प ऑफ व्हाट वेरिएबल रेजिस्टेंस, विद द हेल्प ऑफ क्या की मैंने इसको बी पे लगाया हुआ है। तो ए और बी के बीच में कोई भी एक पोटेंशियल मैंने डेवलप कर रखा है और इस पोटेंशियल को सपोज मैं कह देता हूं डीवी, और जो लेंथ है इसकी वही 400 सेंटीमीटर है, मैंने डीएल लिख दिया और इसको सीधे सीधे लिखता हूं 5 वोल्ट ओवर 400 सेंटीमीटर, दैट इज द के पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस पार्ट। तो जो मेरा प्राइमरी सर्किट था, प्राइमरी सर्किट पे इतनी बात थी। अब सेकेंडरी सर्किट की बात करते हैं। ए से ये जो वायर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, यहां से आगे जो भी ये सर्किट लगाया हुआ है दैट इज टर्म्ड एज सेकेंडरी सर्किट। इसमें मैंने क्या किया है, एक कोई सेल लिया है जिसका ईएमएफ E है बच्चे। मेरे को इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r डिटरमाइन करना है। यहां मैंने इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है और ये K2 की लगा रखी है। तो बच्चे मैं करूंगा क्या, मेरी फिलॉसफी क्या होगी, बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी होगी। एक बार मैं इस की को ऑफ रखूंगा, जब मेरी की ऑफ होगी तो ऊपर क्या रेजिस्टेंस लगा रखा है, सिंपल सी बात है R इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। और जब ऊपर इनफाइनाइट होगा तो ये मेरा जो सेल है इसका जो टर्मिनल डिफरेंस है वो ईएमएफ कहलाएगा। उस कंडीशन में मैं यहां से IG जीरो करते हुए बैलेंस पॉइंट निकालूंगा। सपोज ये बैलेंस पॉइंट यहां पे आ गया
और ये कॉमन टर्मिनल से इस पॉइंट की जो लेंथ है वो L1 आ गई, तो आई में राइट हियर सिंपली E इज इक्वल्स टू KL1। बच्चों मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे कोई भी एक फिक्स वैल्यू रेसिस्टेंस डाल देता हूं और इस सर्किट को कर देता हूं ऑन। तो मान लीजिए मैंने यहां पे RB जो है, अब सेकंड केस में मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको आसानी रहेगी सर्किट को देखने में। मैंने अब जैसे ही यहां से इसको ऑन किया सर्किट को, सपोज R मैंने 50 ओम डाल दिया। ये 50 ओम कहां से निकाला, इस रेसिस्टेंस बॉक्स से निकाला। अब क्या है बच्चे, ये ईएमएफ का कॉन्सेप्ट तो खत्म। क्यों? क्योंकि इस सेल से मैं इस वाले सर्किट में करंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो जब मेरे पास ये ईएमएफ का कॉन्सेप्ट खत्म तो मैं इसको लिखूंगा V, और V इक्वल्स टू K मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट वही रहेगा जो मेरा प्राइमरी सर्किट का था। लेंथ मेरी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो सपोज अब आती है यहां पर, और इसको मैंने कह दिया L2, तो ये हो गया मेरे पास L2। सिंपली मैं इनको डिवाइड करता हूं, किसी के कैंसिल आउट हो गया जिसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ने वाली। दैट इज E ओवर V इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो अभी भी मेरा ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकला है, ना पोटेंशियल निकला है, ना ईएमएफ निकला, कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास जो दो पैरामीटर थे, एक ईएमएफ था, एक वोल्टेज था या पोटेंशियल डिफरेंस था, वो इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2 आ गया। यही मेरा बस काम था, क्या प्रैक्टिकली जो मुझे पोटेंशियोमीटर के ऊपर करना था। अब तो मुझे सिर्फ साथ कैलकुलेशन करनी है। कैसे कैलकुलेशन करनी है बच्चों, समझो। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग EMF E equals to V plus I what small r, where small r is the internal resistance of cell, I is the flown in current और V is the potential difference जो हम लोगों ने यहां पे लिखा है, और E is the EMF of the cell whenever external resistance is infinite. Getting the concept or not? I may write here what, सिंपल सा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब कैपिटल R क्या है, कैपिटल R वो है जो मैंने यहां पे अप्लाई किया था। ये सपोज मैंने 50 ओम लिखा है, तो ये भी मेरे पास कितना हो गया, 50 हो गया, प्लस का स्मॉल r हो गया, और ये I हो गया। दैट वाज इक्वल्स टू व्हाट, दैट वाज इक्वल्स टू EMF। तो बच्चे ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब अगर मुझे या तो I मिल जाए किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, या फिर मैं इसको भी कंप्यूट कर लूं, तो बड़े मजे से इसको निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, देखो बच्चों, करंट I के लिए फॉर्मूला मेरे पास बड़ा सिंपल सा है। कहां से, यहीं से। V इक्वल्स टू I कैपिटल R है, और I इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा V ओवर कैपिटल R। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? इस फॉर्मूले में मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं, E इज इक्वल्स टू V प्लस स्मॉल I की जगह पे मैंने डाल दिया V ओवर R और मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r। इट मे बी रिटन एज E इक्वल्स टू V, यहां से कॉमन ले लिए बच्चे, 1 प्लस कितना जी, स्मॉल r, और क्या था अपॉन में कैपिटल R। V मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो बच्चों, यहां से बस मुझे मैथमेटिकल काम करना है। मैं क्या लिख सकता हूं, E ओवर V लिख सकता हूं, और इक्वल किससे कर सकता हूं, इक्वल कर सकता हूं मैं 1 प्लस स्मॉल r ओवर कैपिटल R के। तो देखो बच्चों, E अपॉन V की वैल्यू तो मैं ये निकाल चुका इन टर्म्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2, यहां पे डाल दूंगा। 1 जानता ही हूं, स्मॉल r मुझे निकालना है, कैपिटल R की वैल्यू 50 है, मैं पहले ले चुका हूं। बच्चे निकल गया कि नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस R। बस ये चीज हम लोग यूज करेंगे। मैथोलॉजी मैंने आपको समझा दी। एग्जाम में कैसे लिखना है, आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे मेरे को दिखाना है फाइनल एग्जामिनेशन में या व्हाटएवर सीबीएसई में दिखाना है, वो चीज मैंने आगे लिखी हुई है। आप डिट्टो वहां से फॉलो कर सकते हैं। इस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पोटेंशियोमीटर का समझ में आ गया तो फिर मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये मैंने सारी प्रिंसिपल यहाँ पे वर्किंग लिखी हुई है, कैसे करना है आपको, ये आ गया मेरे पास में। दैट इज नॉट L स्क्वायर, ये यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, मैं ऐसे कर देता हूँ बच्चे। और फिर इसके बाद में हाँ ये निकाला मैंने, E अपॉन V इक्वल्स टू ये निकल के आ गया, और मैंने इसको स्मॉल r को पहले सेपरेट कर लिया बच्चे, और सेपरेट करके वैल्यू निकाल के डाल दी है जो मैंने ऊपर किया था। मैथमेटिकल काम दोनों के थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। जैसे मैंने अभी बताया था वो भी आप कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चलिए
अब जो खास क्वेश्चन बनता है कॉन्सेप्चुअल, वो बनता है सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर टू ए वोल्टमीटर। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आईएमपी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, सब लोग जानते हैं। देखो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो नल मेथड डिवाइस है, यानी ये जो हमारा सेकेंडरी सर्किट है उससे कोई करंट ड्रॉ नहीं करती। जब ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करती तो ऑब्वियसली ये एक आइडियल डिवाइस मेरे पास होगी। वोल्टमीटर जो होता है, आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस जो होता है वो भी मैं इनफाइनाइट लिखता हूं, लेकिन होता नहीं है, काफी ज्यादा होता है। यानी जो आइडियल वोल्टमीटर होगा वो कुछ न कुछ करंट जरूर ड्रॉ करेगा, जबकि मेरा पोटेंशियोमीटर बिल्कुल भी करंट ड्रॉ नहीं करता मेरे सेकेंडरी सर्किट से। प्राइमरी सर्किट से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं मेजरमेंट तो सेकेंडरी सर्किट में कर रहा हूं। तो इसलिए ये मेरे पास आइडियल क्या होती है, डिवाइस होती है। सबसे जो मेजर डिफरेंस है वोल्टमीटर में और पोटेंशियोमीटर में ये है, इसलिए ये मेरा सुपीरियर है। इसके बाद मैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करूं, अगेन माइन्यूट चेंजेस पे अगर मेरे डिफ्लेक्शंस काफी ज्यादा हो, कैपेबिलिटी ज्यादा हो, छोटे छोटे चेंजेस को भी ये रिकॉग्नाइज करे, तो मैं कहूंगा कि पोटेंशियोमीटर मेरा ज्यादा सेंसिटिव है। उन चीजों को मैंने यहां लिखा है, देखिए ये क्या है। पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव इफ कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस। ये छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंसेस को कंपैरिजन मेथड पे है तो कोई लॉस तो होता नहीं है, तो उनको मेजर कर सकता है। इट शोज सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग व्हेनेवर स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मेरा जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें छोटा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस मैंने चेंज किया तो जो बैलेंसिंग लेंथ है उसमें एक सिग्निफिकेंस चेंज आ जाएगा, वो मेरा बैलेंसिंग पॉइंट वहां से शिफ्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा शिफ्ट होता है उतना ही ये मेरा ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस द सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर। अभी 2 मिनट पहले मैंने कहा था बच्चे, जो सेंसिटिविटी है वो Ke = dV over dl के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने अभी 2 मिनट पहले जैसे कहा था, dl मेरा जितना बड़ा होगा उतना ही K मेरा छोटा होगा, सेंसिटिविटी मेरी उतनी ही ज्यादा होगी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट है ना? तो मैं लैब में 1000 सेंटीमीटर वाला जो पोटेंशियोमीटर है उसको प्रीफर करना पसंद करूंगा। आप भी देख लीजिए, अगर आपके लैब में 400 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर है, देन यू हैव टू गो फॉर 1100 सेंटीमीटर। फायदा सिंपल सा, के उसका छोटा होगा, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो जितना ज्यादा सेंसिटिव है वो मुझे मोर एक्यूरेट वैल्यूज दे पाएगा आफ्टर मेजरमेंट। तो मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को कम कर सकता हूं, लेंथ बढ़ा के सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता हूं। ये काम मैंने यहां पे आपको बच्चे समझाने की कोशिश की है। आगे अब ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, अगर हमें ये आ गया तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमें पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट ही आ गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले बच्चे। AB is a 1 meter long uniform wire of 10 ohm resistance. Other data are shown in figures. इसका मतलब फिगर देखनी ही पड़ेगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट मुझे पता करना है AB के अक्रॉस, और मेरे को बैलेंसिंग लेंथ A को पता करनी है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन हम करेंगे। अगर हमारे को ये क्वेश्चन आ गया तो समझ लेंगे कि हमने जंग जीत ली और ये यूनिट खत्म होने में भी हमारा टाइम नहीं लगेगा। अगर हमने ये यूनिट सही से कर ली तो जैसा मैंने बिगिनिंग में बताया था, अप्रोक्सीमेटली 25% वेटेज है इस यूनिट का आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज वेल एज आपके सीबीएसई बोर्ड में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, यहां से यहां तक ये मेरा एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर वायर है। मैंने नॉर्मल केस में ऐसे ऐसे करके घुमा करके दिखा रखा था, लेकिन उसने एक ही लेंथ पे दिखा रखा है। पॉइंट वही ए और बी ही कंसीडर कर रखे हैं, अगर आपको थोड़ी देर पहले की बात याद हो। यहां पे जो प्राइमरी सर्किट था, प्राइमरी सर्किट में 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ये लीजिए 2 वोल्ट की बैटरी, और बीच में ये 15 ओम का रेसिस्टेंस और डाल रखा है। यहां पे 15 ओम का रेसिस्टेंस डाल रखा है। ठीक है बच्चे। अब ये नीचे वाला मेरा सेकेंडरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट में जो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट था वही है। देखिए, ये 1.5 वोल्ट का कोई दूसरा सेल है। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहां इन्होंने बाहर दिखा रखा है, मान लीजिए 1.2 है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक अप्लाई किया हुआ है 0.3 ओम का। तो बच्चों वो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन मैं और भी बहुत सारी चीजें यहां से समझने की कोशिश करूंगा।
मैं एक कंडीशन लेता हूं जिसे बैलेंस कंडीशन कहता हूं और IG 0 लेता हूं। उस स्थिति में नो डाउट यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो फर्दर मुझे यह समझना होगा, इस पॉइंट को O लिखा हुआ है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AO बराबर होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस नीचे वाले सर्किट से AGO। मैं इसको AGO लिख लेता हूं। दो रास्ते अलग अलग है ना, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है। तो जो AGO ये वाला सर्किट है, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा तभी करंट यहां पे IG 0 होगी। पहली बात मुझे समझ लिया। अब जरा देखिए, अगर मैं A से लेकर के O तक का पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, जिसको मैं लिख रहा हूं VAO, तो बड़ा आसान सा है। कैसे? जो ऊपर वाला सर्किट है इसमें पहले मैं करंट को कंप्यूट करूं, फिर जो ये लेंथ है मेरी A से लेकर के O तक की, इस लेंथ का जो रेसिस्टेंस है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं रेसिस्टेंस ऑफ AO। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट। देखिए, VAO निकालना है तो IRAO मुझे लिखना होगा। अब जरा I की बात देखिए, I मैं ऊपर वाले सर्किट से ही निकालूंगा। जरा ऊपर वाले सर्किट को मैं कंसीडर करूं तो I होता है मेरे पास V/R। अब V/R में जरा देखो, V तो मेरे को दे रखा है 2 वोल्ट का, लेकिन जो नीचे R था, R मेरा कॉम्बिनेशन है इस नीचे वाले पूरे रेसिस्टेंस का प्लस 15 ओम का। तो नीचे वाला जो रेसिस्टेंस है, सपोज इसको मैं क्या लिख देता हूं, 10 दे रखा है, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, 10 मैंने यहां से पिक कर लिया, ऊपर क्वेश्चन में होगा। तो दैट इज 2 वोल्ट ओवर 10 प्लस 15। तो इस तरह से मैं बच्चों यहां से I को कंप्यूट कर सकता हूं। अब जैसे ही मेरे पास I आएगा, मैं उस I को इतने वायर की जो लेंथ है उसके अक्रॉस जो रेसिस्टेंस है RAO जिसको लिखा है मैंने, उससे मल्टीप्लाई कर देना है तो मुझे VAO मिल जाएगा। अब ये VAO किसके बराबर था? ये था VAGO के। तो जो नीचे वाला सर्किट है मैं इसमें भी कंप्यूट कर सकता हूं। कैसे कंप्यूट कर सकता हूं बच्चे? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। जरा देखिए, नीचे ये मेरे पास बैटरी है 1.5 वोल्ट की, और ये इस बैटरी के साथ नीचे इस तरीके से कनेक्टेड है। देखो, एक ही पाथ मिल रहा है, एक ही पाथ मिल रहा है। तो 1.2 ओम और 0.3 ओम दोनों सीरीज में लगे होंगे। सीरीज में लगे होंगे तो RS मेरे पास मिल गया कितना? 1.5 ओम बच्चों। 1.5 ओम नीचे वाले सर्किट का रेसिस्टेंस है, बैटरी मेरी 1.5 की है। तो मैं यहां पे निकाल सकता हूं I इज इक्वल्स टू व्हाट? I इज इक्वल्स टू 1.5 ओवर अगेन 1.5। इसका मतलब 1 एम्पियर की करंट यहां से फ्लो हो रही है। यानी इस सर्किट में जो करंट है यहां पे कितनी है? 1 एम्पियर है बच्चों। अब देखो, 1 एम्पियर की करंट इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो हो रही है। तो अगेन जो करामाती फॉर्मूला है क्या? V इक्वल्स टू IR। फिर लगाऊंगा मैं, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो मेरे पास हो गया I की वैल्यू 1 और R कितना है? 0.3। दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.3 बच्चों। तो 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस? इस नीचे वाले सर्किट के अक्रॉस। तो ऑब्वियसली 0.3 यहां है तो 0.3 यहां है, बिकॉज ऑफ ये पैरेलल लगे हुए हैं। इसका मतलब जो VAGO है वो मेरे पास 0.3 वोल्ट है। तो बच्चों मैंने VAGO नीचे से निकाला 0.3, VAO की वैल्यू निकाली थी मैंने 2 वोल्ट ओवर, कहां गया VAO? कहां निकाला था हम लोगों ने? VAO कोई बात नहीं है, VAO हम लोगों ने निकाला था। चलो जी, इसका रेसिस्टेंस मैं यहां लेट कर लेता हूं, सपोज RO। तो ये था मेरे पास IRO। कितना था बच्चे? IRO। जो इतना सा वायर है मेरा, इस वायर का रेसिस्टेंस है RO, और इसमें से फ्लो होने वाली करंट मैं कंप्यूट कर चुका हूं, ये रही। ठीक है, तो मैं इसे लिखूंगा IRO। I की वैल्यू मेरे पास है कितना? 2/25, और RO मुझे एक तरीके से निकालना है। अब ये वाली वैल्यू को लेकर के इस वाली वैल्यू के बराबर डाल दूंगा, तो मेरे पास बच्चे आ जाएगा क्या? RO इक्वल्स टू 0.3 वोल्ट अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो देखो बच्चों, ये रेसिस्टेंस मेरे को पता लग गया, जो बैलेंसिंग लेंथ का रेसिस्टेंस था, दैट इज 0.3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो मैं समझता हूं अब आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। ये रहा 2/25, 0.8 एम्पियर की करंट। लिखने का तरीका फर्दर अलग हो सकता है, डजंट मैटर, मैथोडोलॉजी वही है। तो आई होप सो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। फिर भी नहीं होगा तो या तो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे या इंडिविजुअली मेरे पास आकर के डिस्कस करेंगे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। देखो बच्चों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जब तक हम स्वयं नहीं करते तब तक उन पे हमारी मास्टरी नहीं हो सकती। जैसे मेरी फिजिकल हेल्थ, मैं जिम में कितने भी लोगों को देखता हूं कि वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, मेरी सेहत सही नहीं हो सकती। मेरी फिजिकल हेल्थ सुधरेगी तभी जब मैं खुद मेहनत करूंगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब मैं खुद क्वेश्चन करूंगा तब मुझे पता लगेगा कि कहां कहां मैं अटक रहा था। मेरे बताने से कुछ नहीं होता। फैक्ट तो ये है कि जब तक भूख न लगे तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। सेम थिंग, जब तक आपने क्वेश्चन को एक बार अपने आप से अटेम्प्ट नहीं किया, जब तक आपने ये नहीं देखा कि आपको कहां कहां गलती आ रही है, कहां कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, तब तक मुझे एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहिए। तो मुझे एक्सप्लेन तब करना चाहिए जब आप एक बार इसको अटेम्प्ट कर लें। तो मैंने खैर ब्रीफ कर दिया है, अब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। सॉल्यूशन भी दे रखा है। अगर आप इसको सेल्फ रियलाइज कर लेते हैं, जैसे जिम में जाकर के स्वयं एक्सरसाइज करते हैं, डंबल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जब आप इसको सेल्फ रियलाइज कर लेंगे तो ही ये क्वेश्चन आपको होगा। अदरवाइज तो लिखा हुआ है, मैंने समझा दिया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो एग्जैक्टली एट ऑल फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट इट, देन इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू मे व्हाट्सएप। ये नंबर मैंने व्हाट्सएप का दे रखा है, सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो आप बच्चों यहां से इस काम को कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 33 ऑलमोस्ट सेम है, जो भी मैंने ऊपर थ्योरी दी है उसी पे बेस्ड है। यू हैव टू डू इट। हम लोग एक डाउट सेशन रख लेंगे जिसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों का होगा, जो आपको समय में यहां नहीं आया होगा या घर पे आपने किया वो नहीं हुआ होगा, तो यू में आस्क। ठीक है, बाकी तो न्यूमेरिकल्स की कोई सीमा तो है नहीं बच्चे, आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स करो, लगाओ। जहां जहां प्रॉब्लम्स आपको आती है मेरे से डिस्कस करो। इस तरह से जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था सेकंड यूनिट का, जिसकी वेटेज 8 मार्क्स थी, वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब न्यूमेरिकल्स आप जितने चाहते हो लगाओ, जितनी क्लासेस मेरे से लेना चाहते हो, जितने क्वेश्चंस में अटकते हो, सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछ लो, मैं वो सारे के सारे आप लोगों के करा दूंगा। थैंक्स अ लॉट। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। आप बार बार इन क्लासेस को देखें और जहां जहां आपको दिक्कतें हैं उन